मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम कृष्णम गुप्ता है। आज मैं क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फेडरलिज्म पढ़ाने आया हूँ। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने पढ़ाया है व्हाट इज़ फेडरलिज्म, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म एंड व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूँगा और इस चैप्टर का 3rd and 4th टॉपिक को कंप्लीट करूँगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ये दोनों टॉपिक आपको इस वीडियो में पढ़ने के लिए मिलेगा। आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपको इस वीडियो लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाते जाना है ताकि आपको रिवीजन में बाद में हेल्प हो सके। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। ध्यान दीजिएगा अब इस टॉपिक पर, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। इस पूरे टॉपिक को देखिएगा। ये फेडरलिज्म जो है इंडिया में प्रैक्टिस में कैसे लाया गया, यानी पूरी तरीके से फेडरलिज्म इंडिया में इस्टेब्लिश कैसे हुआ। इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि इंडिया में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बनाए गए। ध्यान दीजिएगा, क्या बनाए गए? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बनाए गए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में क्या क्या बनाया गया, ध्यान से समझिएगा आप लोग। सबसे पहले तो इंडियन यूनियन बोला गया इंडिया को, कि इंडियन यूनियन जो है किस पे बेसिस है? स्टेट्स पे बेसिस है। उसके बाद टायर्स ऑफ गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। इसी में स्टेट लिस्ट बनाया गया, यूनियन लिस्ट बनाया गया और कंकरेंट लिस्ट बनाया गया। तो ये सब क्या था? ये सब था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न से हमारे देश में पूरी तरीके से फेडरलिज्म आया? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अलावा बहुत सारी चीज़ें की गई जिससे हमारे देश में फेडरलिज्म आया। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे देश का नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ध्यान दीजिएगा, नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, यानी जो रियल सक्सेस मिला है हमारे देश में फेडरलिज्म को, वो किसकी वजह से मिला है? नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इस लाइन को पढ़िएगा, द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया। यानी जो हमारे देश में फेडरलिज्म को रियल सक्सेस मिला है वो मिला है नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से। अच्छा, ये नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ड है पॉलिटिक्स, इसको तो आप लोग समझ रहे होंगे, और डेमोक्रेटिक इससे भी आपका जान पहचान होगा बचपन से। तो सिंपल सी बात है कि जिस देश में जो पॉलिटिक्स का नेचर होगा वो डेमोक्रेटिक सेटअप पर बेसिस होगा, वो देश फेडरलिज्म को फॉलो करेगा। डेमोक्रेटिक सेटअप का मतलब है कि वहाँ जो इलेक्शन होगा वो लोगों के द्वारा होगा, यानी लोग इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे। वहाँ लोगों का जो नीड्स है और लोगों की जो विशेष है उसका ख्याल रखा जाएगा। तो इंडिया में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को बढ़ाया गया, जिस वजह से आज हमारे इंडिया में फेडरलिज्म का कंसेप्ट अपनाया गया। ध्यान दीजिएगा, ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया है ये किन किन बातों की गारंटी देता है? ध्यान दीजिएगा, ये सबसे पहले स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म की बात करता है। स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म दैट मीन्स कि फेडरलिज्म में जो जो चीज़ ज़रूरी है वो हमारे देश में रहेगा। नंबर 2, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, यानी जो ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है ये अलग अलग लोग जो हमारे कंट्री में रह रहे हैं, जो इतनी सारी डाइवर्सिटी है, उन सारे का रिस्पेक्ट करना सिखाता है। साथ ही साथ डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर, सभी को एक साथ रहने की जो डिजायर है उसको भी हमें नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सिखाता है। अब देखिए, इसके लिए बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनाई गई इंडिया में। जैसे हमारे यहाँ लैंग्वेज पॉलिसी लाया गया, फिर लिंग्विस्टिक स्टेट का क्रिएशन हुआ, फिर सेंटर स्टेट रिलेशन को मजबूत किया गया। ये जो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंटर स्टेट रिलेशन, ये 3 ऐसी चीज़ें हमारे इंडिया में क्रिएट की गई जिसकी वजह से इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो और भी स्ट्रेंथन हुआ। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंटर स्टेट रिलेशन, आप इसे नोट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, हमारे देश में
फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को और स्ट्रेंथन करने के लिए और मजबूत करने के लिए 3 अलग अलग बदलाव किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला बदलाव लिंग्विस्टिक स्टेट का क्रिएशन था। उसके बाद लैंग्वेज पॉलिसी आई, और नंबर 3 सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है उसमें भी कुछ चेंजेस हुए, पावर का कुछ शिफ्टिंग हुआ। तो सबसे पहले हम लोग लिंग्विस्टिक स्टेट को पढ़ते हैं कि लिंग्विस्टिक स्टेट कहते किसको हैं और इसमें क्या क्या चेंजेस आए। तो ध्यान से आप लोगों को ये समझना है कि लिंग्विस्टिक स्टेट कहते किसको हैं। बहुत ही सिंपल है। देखिए, वैसा स्टेट जिसको लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड या ऑर्गेनाइज किया गया हो उसे हम लोग लिंग्विस्टिक स्टेट कहेंगे। जैसे अगर आप तमिल बोलने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप तमिल बोलने वाले हैं तो आपको उसी एरिया में रखा जाएगा जहां तमिल बोलने वाले लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है। क्या है? पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो वो एक अलग स्टेट क्रिएट हो जाएगा जिसमें तमिल बोलने वाले लोगों की जनसंख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी। अच्छा, तमिल क्या एक लैंग्वेज है, ध्यान से समझना है, तमिल क्या एक लैंग्वेज है। तो अगर इस तरीके की चेंजेस आया जाए तो हम कह सकते हैं कि एक लैंग्वेज के बेसिस पर एक स्टेट को ऑर्गेनाइज किया गया या डिवाइड किया गया, यानी एक स्टेट को, एक एरिया को बांटा गया किसके बेसिस पे? तमिल के बेसिस पे, और उसे एक स्टेट का दर्जा दिया गया। इससे हम लोग को क्लियर समझ में आता है कि वैसा स्टेट, ध्यान दीजिएगा, जिसे डिवाइड या ऑर्गेनाइज किया गया जाए किसके बेसिस पे? लैंग्वेज के बेसिस पे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? लिंग्विस्टिक स्टेट कहेंगे। देखिए, जब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का बात करते हैं हम लोग, तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में ये जो वर्ड है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इसका पहला टेस्ट और सबसे बड़ा टेस्ट यही था कि हमारे कंट्री में लिंग्विस्टिक स्टेट का क्रिएशन कैसे हो, जिसे हमारे कंट्री के पॉलिटिकल लीडर्स ने करके दिखाया। जो आप लोग 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद 2006 तक बहुत सारे बदलाव आए और बहुत सारी चीज़ें रीऑर्गेनाइज्ड हुई। किस चीज़ में रीऑर्गेनाइज हुई? डिवीज़न ऑफ स्टेट में रीऑर्गेनाइज हुई, जिससे क्या हुआ? हमारी कंट्री में फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट और भी मजबूत होते चले गए। अच्छा, ये जो 1947 से 2006 में जो बदलाव आई, कौन कौन सी चीज़ें बदली, इसको अब हम लोग समझते हैं। आप लोग इसे तब तक नोट कीजिए। बच्चों, अब हम लोग देखेंगे बदलाव को। आपको भी इस देश में बदलाव लाना है, लेकिन सबसे पहले आप ये पढ़ लीजिए कि हमारे देश में कौन कौन सी चीज़ें बदली थी। देखिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ओल्ड स्टेट को, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ओल्ड स्टेट को हटाकर न्यू स्टेट का क्रिएशन किया गया। क्या किया गया? बहुत सारे ओल्ड स्टेट को हटा के न्यू स्टेट का क्रिएशन किया गया। अब ऐसा नहीं है कि एक बिहार स्टेट है तो उसको उठा के लंदन शिफ्ट कर दिए और कहीं और से स्टेट ला के बिहार के जगह पे शिफ्ट कर दिए, ऐसा नहीं है। ओल्ड स्टेट को हटाया गया, इसका मतलब क्या है? क्या क्या चेंजेस किए गए हैं स्टेट के साथ, वो समझिएगा। एक स्टेट का एरिया, ध्यान दीजिएगा, एरिया, उसी स्टेट का बाउंड्री और किसी किसी स्टेट का नेम, ये 3 चीज़ों को बदला गया। जैसे किसी स्टेट का एरिया को बढ़ाया गया, दूसरे स्टेट को भी उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया और किसी स्टेट को डिवाइड किया गया। तो इससे क्या होता है कि एरिया और बाउंड्री में चेंजेस आएगी, साथ ही साथ नाम भी किसी स्टेट का बदला गया। 1947 से, ध्यान दीजिएगा, 1947 के बाद बहुत सारे ओल्ड स्टेट का बाउंड्री को चेंज किया गया और इंडिया में न्यू स्टेट क्रिएट किया गया। क्या क्रिएट किया गया? न्यू स्टेट। 2 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो 2 पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट, दोज पीपल हु स्पोक सेम लैंग्वेज लिव्ड इन सेम एरिया, यानी वैसे लोग जो सेम लैंग्वेज बोलेंगे, एक तरह के लैंग्वेज बोलेंगे, वो एक ही एरिया में रहेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंडिया में बहुत सारे स्टेट को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, इथिनिसिटी और ज्योग्राफी। कल्चर के बेसिस पे, इथिनिसिटी के बेसिस पे और ज्योग्राफी के बेसिस पर, इन तीनों के बेसिस पे बहुत सारे स्टेट को डिवाइड किया गया इंडिया में, जिसका एग्जाम्पल है नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। इसको आप याद रखिएगा। ये 2 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि बहुत सारे स्टेट में क्या हुआ कि वैसा लैंग्वेज जो लोग सेम बोलते हैं उसको एक एरिया में रखा गया और बहुत सारे स्टेट को कल्चर, इथिनिसिटी और ज्योग्राफी के बेसिस पर बांटा गया, जिसमें नागालैंड आएगा, उत्तराखंड आएगा और झारखंड आएगा।
और स्टेट के साथ चेंजेस क्या किया गया कि उसके एरिया, बाउंड्रीज और नेम्स को बदला गया। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है और ये सारे बदलाव हमारे कंट्री में किए गए जिससे फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट और बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा था। लेकिन क्या ये सब करना इतना ज़्यादा आसान था? हमारे लीडर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। क्यों? क्योंकि जब लैंग्वेज पॉलिसी और लिंग्विस्टिक स्टेट की बात होती है तो जो लीडर्स थे वो सोच रहे थे कि देश में कहीं पीस का जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब ना हो जाए, लोग लड़ने ना लगे। लेकिन हुआ क्या? इससे अपोजिट हुआ। एक मिस्ट्री की तरह उन लोगों के साथ हुआ, एक सरप्राइज और एक मिरेकल की तरह उन लोगों के साथ घटना घटा। और क्या हुआ वो हम लोग देखते हैं, जब तक आप लोग इसे नोट कीजिए। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट जब हुआ तो इससे हमारे देश के लीडर में एक डर का माहौल पैदा हो गया। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट से क्या होता है, हमारे देश के जो भी लीडर्स थे उनमें एक फियर यानी एक डर का माहौल पैदा हो गया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर हम एक स्टेट को या फिर पूरी कंट्री को लैंग्वेज के बेसिस पे बांटते हैं और एक न्यू स्टेट का क्रिएशन करते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे, तो हो सकता है कि हमारा पूरा देश बट जाए, देश में डिसइंटीग्रेशन हो जाए, देश विभाजित हो जाए। इससे उनके मन में एक डर का माहौल बैठ गया। साथ ही साथ उन्होंने सोचा कि हमारे देश के पीस और यूनिटी में कुछ कमी आ जाएगी, यानी हमारे देश का जो शांति का माहौल है उसमें कुछ कमी आ जाएगी और हमारे देश में जो एकता का भावना है लोगों के बीच में उसमें भी कुछ कमी आ जाएगी। और साथ साथ डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्टेट के बारे में उन्होंने सोचा कि हमारे देश में कहीं ऐसा ना हो कि हमारा देश बट जाए, विभाजित हो जाए। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता है, बिल्कुल उसके अपोजिट होता है। कभी अच्छा भी हो सकता है, कभी ख़राब भी हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जो चीज़ें बदलाव के बाद हुई वो माइंड ब्लोइंग थी। माइंड ब्लोइंग क्यों थी? क्योंकि जैसा कि लोग लीडर्स ने सोचा था कि हमारे देश के यूनिटी टूट जाएगी, लेकिन हमारा कंट्री मोर यूनाइटेड हो गया, यानी पहले से ज़्यादा यूनाइटेड हो गया। साथ ही साथ देश का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इजी हो गया, यानी देश में प्रशासन को चलाना बहुत इजी हो गया पहले से, क्योंकि लोग अपने आसपास के लोगों के बारे में अपने भाषा के अंदर जानते हैं, जिससे क्या हुआ कि हमारा प्रशासन चलाना बहुत इजी हो गया। ये सब कब पॉसिबल हुआ? जब हमारे देश में अलग अलग स्टेट का फॉर्मेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर इथेंसिटी के बेसिस पर। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि जब हमारे देश में लैंग्वेज पॉलिसी आई तो उसमें क्या क्या बदलाव हुआ। उसके बाद उस बदलाव के बाद हमारे देश के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या सोचा कि डिसइंटीग्रेशन होगा, यूनिटी रिड्यूस होगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमारा देश मोर यूनाइटेड हुआ, प्लस हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ईजी हुआ। तो आप लोग इसे नोट कीजिए। इसके बाद हमें पढ़ना है लैंग्वेज पॉलिसी। आइए डिस्कस करते हैं अब हम लोग लैंग्वेज पॉलिसी को। देखिए, बेसिकली लैंग्वेज पॉलिसी क्या होता है। ये जो लैंग्वेज पॉलिसी है ये हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट एक ऐसा पॉलिसी बनाती है जिसमें ये डिटरमाइन करना होता है कि किसी खास लैंग्वेज को हम लोग कैसे यूज करेंगे। जैसे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, तो उसमें से अगर हम किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज की बात करें, उस लैंग्वेज के बेसिस पर अगर कोई पॉलिसी बनाया जाता है तो इसका मतलब है कि उस लैंग्वेज का कैसे यूज होगा हमारी कंट्री में, इस पे कौन काम करती है? गवर्नमेंट काम करती है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट किस तरीके से कोई लैंग्वेज पॉलिसी क्रिएट करती है। गवर्नमेंट, ध्यान दीजिएगा, ऑफिशियली ये क्रिएट करती है कि कोई भी लैंग्वेज पॉलिसी कैसे बनेगा। एक तो ऑफिशियली होगा ही होगा, लेकिन या तो वो लेजिस्लेशन से यानी कानून बना के, या कोर्ट के डिसीजन से, यानी कोर्ट कोई डिसीजन देता है कि आपको इस लैंग्वेज को बढ़ावा देना है, तब फिर गवर्नमेंट उस लैंग्वेज
के लिए कुछ काम करेगी और उस लैंग्वेज से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाएगी। तो बेसिकली लैंग्वेज पॉलिसी क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक पॉलिसी है, जिसमें चाहे तो वो लेजिस्लेशन के माध्यम से या कोर्ट डिसीजन के माध्यम से या अपनी एक पॉलिसी बना के ये डिटरमाइन करती है कि उस लैंग्वेज का यूज हमारे कंट्री में कैसे होगा। समझ में आया कि गवर्नमेंट किसी एक लैंग्वेज के यूज को डिटरमाइन करने के लिए एक पॉलिसी बनाती है। उस पॉलिसी का नाम होता है लैंग्वेज पॉलिसी, और वो लैंग्वेज पॉलिसी ऑफिशियली क्रिएट किया जाता है चाहे तो लेजिस्लेशन के द्वारा या कोर्ट डिसीजन के द्वारा या कोई पॉलिसी बना के। आया समझ में? अब ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ है हमारे इंडिया में कि हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज माना जाता है, लेकिन जब आप पढ़ाई करोगे, एनसीईआरटी को पढ़ोगे, तो ये पता चलेगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है। किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है। जो लोग हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। ध्यान दीजिएगा, ऑफिसेज में यूज होने वाली ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे देश में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या 40% है। 40% लोग मदर टंग है हिंदी। इसीलिए हमारे देश में हिंदी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अलग अलग स्टेप लिए गए हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग 40% लोग हिंदी बोल रहे हैं, तो हिंदी को बचाना हमारा एक ड्यूटी है। इसलिए इंडिया में हिंदी को क्या बनाया गया? ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज नहीं, भूल के भी नहीं। ये बात हमेशा याद रखना है कि हमारा संविधान किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है। हिंदी को भी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ही बोला गया है। अब ध्यान दीजिएगा, बिसाइड हिंदी, हिंदी के अलावा हमारे देश में 21 लैंग्वेज को शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। किस लैंग्वेज के रूप में? शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में। कितने लैंग्वेज? 21 लैंग्वेज। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए, आप लोग एग्ज़ाम देते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पोस्ट पर हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम देते हैं। तो इस एग्ज़ाम में क्या होता है कि जो बच्चे बैठते हैं वो 22 लैंग्वेज में अपने चॉइस से, उनके पास चॉइस रहती है कि वो 22 लैंग्वेज में से किसी लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। और उस 22 लैंग्वेज में 21 लैंग्वेज जो शेड्यूल लैंग्वेज की तरह रिकॉग्नाइज किया गया वो रहता है, और प्लस हिंदी रहता है। तो बेसिकली आपको समझ में आया कि हमारे देश में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, प्लस 21 लैंग्वेज हमारे देश में शेड्यूल लैंग्वेज के कैटेगरी में आता है। और कोई भी बच्चा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट पर बैठता है एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो टोटल 22 लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकता है, जिसमें 21 लैंग्वेज शेड्यूल लैंग्वेज और प्लस हिंदी आता है। इसे आप नोट कीजिए। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रमोशन ऑफ इंग्लिश, यानी हमारे देश में इंग्लिश का प्रमोशन कैसे हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज का क्या हिस्ट्री रहा हमारे देश में, और इसका प्रमोशन धीरे धीरे कैसे हुआ, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, ध्यान दीजिएगा। होता क्या है कि 1965 में, कब? 1965 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक डेडलाइन देता है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज हमारे देश में चलती आ रही है भारत की आज़ादी के बाद, उस लैंग्वेज को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज 1965 में रोक दीजिए। क्या कहता है कि जो इंग्लिश है इसको एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज 1965 में रोक देना, यानी कि एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज यूज नहीं करना है। होता क्या है कि बहुत सारे वैसे स्टेट जहाँ के लोग हिंदी नहीं जानते हैं, वो इंग्लिश में कंफर्टेबल है और हिंदी नहीं जानते, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो वहाँ के स्टेट के लोगों के बीच में प्रॉब्लम होने लगता है लैंग्वेज को लेके, जिसकी वजह से बहुत सारे मूवमेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चलाया जाता है। उसमें से एक मूवमेंट तमिलनाडु में भी चलाया जाता है, जहाँ ये मूवमेंट बहुत ही वायलेंट क्लास में बदल जाता है, यानी बहुत ही हिंसात्मक चीज़ों में बदल जाता है, यानी वहाँ मारपीट हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद क्या होता है, हमारी जो सरकार है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, ये एग्री हो जाती है कि भाई अगर ऐसा बात है, आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, तो एक काम करते हैं कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी जो लैंग्वेज है उसको हम लोग कंटिन्यू रखते हैं एज ऑफिशियल लैंग्वेज। इससे क्या होगा कि आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
और वैसे लोग जो हिंदी नहीं बोलना चाहते हैं वो भी अपने जॉब में, अपने एजुकेशन में, अपने किसी भी पद पर आराम से विथ कंफर्टेबल काम कर सकते हैं। इससे किसी लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता। आपको ये समझना होगा कि किसी लैंग्वेज का प्रमोशन का ये मतलब नहीं है कि आप उस लैंग्वेज को डायरेक्टली इम्पोज कर दोगे। जैसे हिंदी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, हिंदी का प्रमोशन किया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वैसे लोगों को ज़बरदस्ती कहोगे कि आप हिंदी बोलो ही जिसे नहीं आता। इससे क्या होगा, इससे आपकी कंट्री के अंदर हारमोनी ख़त्म होगा, पीस का माहौल ख़त्म होगा, लोगों के बीच में क्लैश होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा और लड़ाई होगा। तो इस चीज़ को बेटर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप इंग्लिश को भी एज ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू रखिए। आइए अब हम लोग थर्ड टॉपिक डिस्कस करते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन को। आइए अब हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन को देखते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए इंडिया में सेंटर स्टेट रिलेशन को रीस्ट्रक्चर किया गया, रीस्ट्रक्चरिंग किया गया। इसका क्या मतलब है? इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि पास्ट के टाइम पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें सेंटर स्टेट रिलेशन में ऐसी थी जो इंडिया में फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को कमज़ोर कर रही थी। लेकिन उसके बाद बहुत सारा चीज़ बदला गया सेंटर स्टेट रिलेशन में, जो हमारे देश में फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन किया, मजबूत किया। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें पास्ट में ख़राब थी? देखिए, आपको पता होगा कि बहुत लंबे समय तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम, सेम पार्टी, यानी जो पार्टी सेंटर पर रूल कर रही थी वही पार्टी स्टेट पर भी रूल करती थी। इससे क्या होता था, इससे स्टेट और सेंटर का रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि जो पार्टी सेंटर में है तो वो जैसे चाहेगी वैसे ही स्टेट में भी काम करेगी अपने अकॉर्डिंग। दूसरा चीज़ क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट जो थी इंडिया की, पहले पास्ट की बातें हैं, वो अपने ऑटोनोमस फेडरल यूनिट की राइट्स को एंजॉय नहीं कर पा रही थी। यानी एक स्वतंत्र यूनिट, यानी स्वतंत्र यूनिट को की राइट्स को वो एंजॉय नहीं कर पा रही थी। वो अपने मन से अपने स्टेट के अंदर डेवलपमेंट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर का कुछ ना कुछ उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा था। हमेशा क्या करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करके स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी हमेशा। तो क्या होता था, इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हमारे देश में सेंटर स्टेट रिलेशन को रीस्ट्रक्चर किया गया, जिससे हमारे देश में फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन मिला, बूस्ट मिला, एक मजबूती मिला, और हमारे देश में फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल रूप में नज़र आने लगा। हमने क्या पढ़ा इस टॉपिक में, फेडरलिज्म किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया में। इसमें हमने पढ़ा कि लैंग्वेज पॉलिसी किसे कहते हैं, फिर लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में पढ़ा, और फिर लास्ट में हमने समझा कि सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या क्या प्रॉब्लम था, और उसके बाद उसको रीस्ट्रक्चर करके फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन किया गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। आप इसे नोट कीजिए। आइए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बड़ा ही मासूम सा टॉपिक जिसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अच्छा, मैंने डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया को मासूम क्यों कहा? क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बेसिकली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत ही मासूमियत से काम करती थी पास्ट में, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में वर्क करती थी। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि डिसेंट्रलाइजेशन कहते किसको है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लेके किसे दे दिया जाए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दे दिया जाए, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि पावर इज टेकन अवे फ्रॉम, यानी पावर किससे लिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से, और किसे दिया गया, गिवन टू
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दिया गया। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इस कॉन्सेप्ट को डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए बेसिकली क्या है, ये जो डिसेंट्रलाइजेशन टर्म है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की पावर की बात करता है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि हमारे इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की नीड क्यों पड़ी, ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बहुत ही सिंपल सा बात है कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, इसमें सिर्फ 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट से काम नहीं होगा, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से काम नहीं होगा। हमारे देश के अंदर जो राज्य हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं और राज्य के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो क्या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट चला पाएगी, ये बिल्कुल संभव नहीं है। जैसे फॉर एन एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा कि इंडियन स्टेट जो भारतीय राज्य है वो यूरोप के बहुत सारा अगर हम कंपेयर करें तो यूरोप के कंट्रीज से भी बड़ा है। किस कंट्री से, यूरोप के कंट्रीज से भी बड़ा है। फॉर एन एग्जांपल हमारे देश में एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, यूपी, उससे बड़ा कौन है, सॉरी रसिया से बड़ा यूपी है। यानी यूरोप में कंट्री है रसिया, उससे बड़ा कौन है, यूपी है। और जर्मनी की बात करें तो वो हमारे देश में जो महाराष्ट्र है इसका और इस जर्मनी दोनों लगभग इक्वल है। तो क्या इतना आसान होगा इतने बड़े बड़े स्टेट को बिना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चलाना? बिल्कुल नहीं। जैसे रसिया और जर्मनी जो है ये एक छोटा है, इंडिया के एक स्टेट के बराबर है। तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का ही अगर कॉन्सेप्ट रखा जाए तो चलाना इजी होगा, इसमें लोकल गवर्नमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इंडिया जैसे वास्ट कंट्री, इंडिया क्या है ध्यान दीजिएगा, इंडिया एक वास्ट कंट्री, एक बहुत बड़ा कंट्री है जहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बिना एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो डिसेंट्रलाइजेशन में इसमें क्या किया गया कि पावर किसे दिया गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। अच्छा, अब आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लाओगे तो आप उसे पावर ही नहीं दोगे काम करने का, तो क्या कोई फ़ायदा होगा? आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, आपके विलेज लेवल पर कोई काम कर पाएगी वो गवर्नमेंट जब तक आप उसे पावर नहीं दोगे? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इंट्रोडक्शन के बाद डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया जिसमें पावर किसे दिया गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। किससे छीन के? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा थोड़ा पावर बहुत सारी मैटर्स पे लेके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दिया गया। तो देखिए अब हम लोग को जानना है कि डिसेंट्रलाइजेशन लाने का खास मकसद क्या था। इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन जो आया उसके पीछे क्या आइडिया था, तो उसको अब हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप इसे नोट कीजिए। देखिए अब हम लोग बेसिक आइडिया बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन को समझते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहला क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पावर देने की बात कही गई है। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पावर क्यों देना पड़ा, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो इसका आंसर देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहला पॉइंट क्या कहा गया है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। मतलब बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है जो कि लोकल लेवल पर ही पता होता है लोगों को। जैसे आप एक छोटे से गांव में रहते हैं या फिर छोटे से शहर में रहते हैं तो वहाँ भी बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। अब बहुत सारा प्रॉब्लम होता है जो सेंट्रल लेवल पर होता है, जो पूरे देश के लिए एक समस्या है। लेकिन अब एक गांव की समस्या, एक शहर की समस्या जो है वो तो पूरे सेंट्रल लेवल की समस्या नहीं हो सकती है। अब उसको सुधारने के लिए क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उठ के आएगी? नहीं आएगी। इसके लिए क्या बहुत ज़रूरी है कि आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पावर दीजिए, तभी तो वो जो लोकल लेवल पर प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा, जो लोकल लेवल पर प्रॉब्लम्स है और इश्यूज है उसको सॉल्व करेगी। इसीलिए ज़रूरी है पावर देना, इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 कहता है कि पीपल हैव बेटर नॉलेज अबाउट देयर लोकेलिटी, यानी जो लोग जहाँ पे रहते हैं उसके बारे में जानकारी उनको बहुत अच्छे तरीके से। जैसे मान लीजिए आप रहते हो दिल्ली के कीर्ति नगर में, तो आपको पता है कि कीर्ति नगर में क्या क्या समस्या है। अब कोई बंदा जो मुंबई में रहता है उसे क्या पता कि कीर्ति नगर में क्या क्या समस्या है। तो लोकल गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं वो उसी क्षेत्र से खड़े होते हैं इलेक्शन में, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि उनके समाज में, उनके क्षेत्र में क्या समस्या है। और अगर आप एक वोटर हैं तो आपको भी पता होगा कि हमें जो रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर रहे हैं तो
उनके पास कौन सी प्रॉब्लम लेके जाना है, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उसके बारे में आपको भी जानकारी है और रिप्रेजेंटेटिव को भी जानकारी है। नंबर 3 क्या कहता है, द पीपल ऑफ देयर लोकेलिटीज वेल नोन, किस चीज़ के बारे में जानते हैं भाई, अबाउट हाउ टू स्पेंड मनी, यानी कि जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट देगी वो पैसा किस चीज़ पर खर्च करना है और कैसे खर्च करना है, एंड द मनी शुड बी स्पेंट एंड हाउ टू मेंटेन द प्रोजेक्ट। इसको आराम से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी एक गांव में रहते हो और उस गांव में सड़क नहीं है। अब जब रोड है ही नहीं उस गांव में, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पैसा देगी या स्टेट गवर्नमेंट आपको पैसा देगी, तो आपको पता है ना कि जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास से आया है फंड में, उससे हमें रोड बनवाना है। अब कोई बंदा जो दूर बैठा है उसे क्या पता कि आपके गांव में क्या समस्या है, हो सकता है वो पहले पानी की टंकी लगवाए, लेकिन आपके गांव में पानी की टंकी से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, रोड बनवाना। तो जो लोग लोकल लेवल पर रहते हैं उन्हें पता है कि किस चीज़ पे मुझे पैसा खर्च करना है और किस चीज़ का डेवलपमेंट पहले करना है। ये कब संभव है, ये तभी संभव होगा जब हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पावर देंगे। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, डिसेंट्रलाइजेशन से आया। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि बहुत सारे प्रॉब्लम और इशू लोकल लेवल पर सेटल होते हैं। नंबर 3, लोगों के अंदर जो ज़्यादा जानकारी होती है कि उनके लोकेलिटी में क्या क्या प्रॉब्लम है। और नंबर 3 क्या है कि जो लोगों को ये भी पता होता है कि किस चीज़ पे पैसा खर्च करना है, बिल्कुल जायज़ पैसा वो खर्च करते हैं, किसी ऐसे चीज़ पर पैसा नहीं खर्च करते हैं जिसकी ज़रूरत अभी उनके लोकेलिटी में नहीं है। नंबर 4 हम लोग देखते हैं कि एट द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। अगर आपके गांव में कोई भी काम हो रहा है, कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है आपके गांव के डेवलपमेंट से या आपके शहर के डेवलपमेंट से, तो आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपके गांव का कोई डिसीजन हो और उसका बहस चले दिल्ली के संसद भवन में, नहीं, आपके गांव के जो मुखिया रहेंगे, आपके गांव के जो सरपंच रहेंगे, आपके शहर के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रहेगा, वही तो चर्चा करेगा इन सब मामलों में। हम लोग आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लेकिन अभी के लिए जान लीजिए कि अगर आपके गांव के जो मुखिया रहेंगे उनको पता होगा कि क्या प्रॉब्लम है आपके गांव को, और आप डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर ये पावर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दिया ही नहीं जाता तो क्या ये पॉसिबल था, बिल्कुल नहीं। अब ध्यान दीजिएगा क्या होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जब हम लोग पावर देते हैं और जब भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात होती है तो ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी को मजबूत करता है, यानी डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को मजबूत करता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया और इस वजह से पावर दिया गया, तो क्या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत अच्छा से काम कर रही थी, नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि जब पास्ट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पावर दिया गया तो वो पावर बिल्कुल पूरी तरीके से फेयरली नहीं दिया गया था। बहुत सारा पावर ऐसा था जिसका कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के पास था। जैसे हम लोग ध्यान देते हैं, हम लोग समझते हैं कि पास्ट में क्या क्या होता था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम ये था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर काम करती थी कौन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पहला प्रॉब्लम ये था। नंबर 2 प्रॉब्लम, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इलेक्शन होता था वो भी रेगुलर नहीं होता था। अब इलेक्शन ही रेगुलर नहीं होगा, कभी भी आप इलेक्शन करवा दीजिएगा तो फिर गांव या शहर का विकास कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तीसरा है कि लोकल गवर्नमेंट हैव नो एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन, यानी लोकल गवर्नमेंट के पास ना ही अपना कोई पावर था और ना ही कोई रिसोर्सेज था। ये पास्ट की बातें हैं। लेकिन 1992 में हमारे संविधान में कुछ बदलाव हुए जिसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक फेयर पावर मिला और उसके बाद इनका वर्क बहुत अच्छा निखर के आया। तो अब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे 1992 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे उसको। जब तक आप इसे नोट डाउन कीजिए। देखिए अब इस चैप्टर का जो सेकेंड मोस्ट वांटेड टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसको समझना है। बेसिकली इसमें है क्या, इसमें क्या सिंपल सी बातें हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ जो जो प्रॉब्लम पहले हो रही थी,
तो संविधान में कुछ संशोधन करके उस प्रॉब्लम को ठीक किया गया। उसी का नाम हम लोग उसी को मतलब नाम से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 इन रिगार्ड्स विद द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो इलेक्शन था वो रेगुलर बेसिस पर नहीं होता था, तो उसको ठीक किया गया और संविधान में संशोधन करके ये किया गया कि अब जो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इलेक्शन होगा वो रेगुलर बेसिस पर होगा। क्या होगा? रेगुलर बेसिस पर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रेगुलर बेसिस छूट गया है, आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे एट रेगुलर बेसिस, एट रेगुलर बेसिस। ये पहला पॉइंट है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो भी इलेक्शन होगा वो रेगुलर बेसिस पे होगा। सेकेंड पॉइंट समझिएगा ध्यान से, बहुत सारा सीट्स को रिजर्व किया गया, सीट्स को रिजर्व किया गया। ध्यान दीजिएगा, इलेक्टेड बॉडीज़ के लिए, ध्यान दीजिएगा, इलेक्टेड बॉडीज़ के लिए और एजुकेटिव हेड्स के लिए सीट को रिजर्व किया गया। इलेक्टेड बॉडी और एजुकेटिव हेड्स के पोजीशन के लिए सीट को रिजर्व किया गया, जिसमें SC, ST एंड OBC को इस रिजर्वेशन का फ़ायदा मिला। यानी SC, ST और OBC के लिए सीट को रिजर्व किया गया। किन पोजीशन के लिए? इलेक्टेड बॉडीज़ की पोजीशन के लिए और उसके एग्जीक्यूटिव हेड की पोजीशन के लिए। फिर से SC, ST और OBC के सीट्स को रिजर्व किया गया इलेक्टेड बॉडीज़ के पोजीशन के लिए और एग्जीक्यूटिव हेड्स के पोजीशन के लिए। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे गांव और शहर में वैसे कास्ट के लोग रहते हैं जिनका पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन कम था और लेकिन उनकी समस्या बहुत ज़्यादा थी। तो अगर वैसे लोग इलेक्शन लड़ेंगे तो वो अपने समाज के, अपने क्षेत्र के प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से ठीक कर पाएंगे। और तीसरा, इसी में क्या किया गया कि वुमेन के सीट्स को भी रिजर्व किया गया। अब वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो वुमेन से रिलेटेड भी बहुत सारी समस्या है जिसको वुमेन लोग एक पॉलिटिकल हेड के पास नहीं रख पाती थी। लेकिन जब वुमेन खुद एक पॉलिटिकल हेड बन जाएगी तो वो अपनी समस्या को आराम से सॉल्व कर पाएगी। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बदलाव किया गया कि 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन, यानी जितना भी पोजीशन है उसका 1/3 पार्ट किसके लिए रिजर्व रहेगा? वुमेन के लिए। पहला पॉइंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो इलेक्शन होगा वो रेगुलर बेसिस पे होगा। सेकेंड पॉइंट, SC, ST और OBC के लिए सीट रिजर्व हुआ। थर्ड पॉइंट, वुमेन के लिए सीट रिजर्व हुआ। अब ये जो इलेक्शन था प्लस रिजर्वेशन की जो पॉलिसी थी, इन सब को खास ख्याल रखने के लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया। एक क्या किया गया? स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया। ये इसलिए किया गया कि ये पंचायत का और म्युनिसिपल इलेक्शन आराम से कंडक्ट करवाएगी और ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन था, इस पर किसी का भी दबाव नहीं होगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्रिएट किया गया जो पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन कराएगी। ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, इस पर किसी का दबाव नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ पावर्स और कुछ रेवेन्यू यानी पैसा लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी ताकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अच्छे से काम कर सके। और ये बहुत ज़रूरी था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के वर्क फंक्शन को एक बेहतर रूप दिया जाए। इसके लिए 1992 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को समझते हैं। दोस्तों, अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को समझते हैं। देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हम लोग दो पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम लोग रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्या? रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ध्यान से समझना है, ये जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये हमारे विलेज के लिए और ग्रुप ऑफ विलेज के लिए, जो गांव के लिए या बहुत सारे छोटे छोटे गांव को मिला के इस चीज़ के लिए जो कॉन्सेप्ट लाया गया है ये रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आता है। और जो शहर के लिए और बड़े बड़े शहर के लिए, टाउन के लिए, बिग सिटीज़ के लिए है, इसमें अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई है। इतना समझ में आया आपको? अब देखिए, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है इसका एक दूसरा नाम है, इसी को हम लोग पंचायती राज के नाम से भी जानते हैं। क्या? पंचायती राज। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। इसमें क्या होता है ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले बात होता है विलेज का या तो ग्रुप ऑफ विलेज का। किसका? विलेज का या ग्रुप ऑफ विलेज का।
विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज को मिला के बनाया जाता है ग्राम पंचायत। क्या बनाया जाता है? ग्राम पंचायत। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, जब बहुत सारा ग्राम पंचायत एक साथ मिल जाए, बहुत सारा ग्राम पंचायत एक साथ मिल जाए, तो ये सब मिल के बनाते हैं पंचायत समिति। क्या बनाते हैं? पंचायत समिति। या तो इसी को हम लोग फिर बोलते हैं ब्लॉक, या इसी को बोलते हैं मंडल। अब फिर से समझना है, जब बहुत सारा पंचायत समिति आपस में मिल जाती है, जब बहुत सारा पंचायत समिति आपस में मिलती है, अलग अलग पंचायत समिति जब मिलती है तो क्रिएट करती है जिला परिषद। क्या क्रिएट करती है? जिला परिषद। ये होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। जिला परिषद क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो आपको समझना है कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जब विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज मिलता है तो क्या क्रिएट करता है? ग्राम पंचायत। जब बहुत सारा ग्राम पंचायत मिलता है तो फिर बनता है पंचायत समिति या ब्लॉक, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मंडल। अब जब बहुत सारा पंचायत समिति मिल जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं जिला परिषद। यहाँ तक समझ में आया? अब समझिएगा, जो लोग ग्राम पंचायत को इलेक्ट करते हैं, यानी जो लोग ग्राम पंचायत को इलेक्ट करते हैं, उन लोगों को कहा जाता है ग्राम सभा। वो लोग एक कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? ग्राम सभा। क्या कहलाते हैं? ग्राम सभा। और ग्राम सभा का बहुत सारा वर्क होता है। देखिए, जब तक आप इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग नोट्स के साथ डिटेल में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे इसका, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी। आई होप यहाँ तक आपको भी समझ में आया हो, और इसे आप तब तक नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने बताया कि ये जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसको हम लोग पंचायती राज के नाम से भी जानते हैं, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद मैंने बताया कि ईच विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज मिलके क्या बनाता है? ग्राम पंचायत। ये समझिएगा, विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज मिलके क्या बनाता है? ग्राम पंचायत। और इसको जो इलेक्ट करते हैं, यानी ग्राम पंचायत की जो इलेक्शन होती है, उसमें उसी गांव के जितने भी बड़े बड़े मेंबर्स हैं, यानी अडल्ट मेंबर्स हैं, वो लोग ग्राम पंचायत का इलेक्शन में वोट करते हैं। अच्छा, इन मेंबर्स को हम लोग ग्राम सभा कहते हैं, यानी जो लोग वोट दिए, जो लोग ग्राम पंचायत का फॉर्मेशन किए, उसे क्या कहेंगे हम लोग? ग्राम सभा। अब ध्यान दीजिएगा, जो ग्राम पंचायत में जीतता है, जो व्यक्ति ग्राम पंचायत में जीतता है, विन करता है, उसे हम लोग पंच या सरपंच के नाम से जानते हैं। अब एक बहुत सिंपल सी बात है कि जो ग्राम सभा है वो साल में कम से कम 1 या 2 बार मिलता है। कितनी बार? 1 या 2 बार। अच्छा, इसके मिलने का मकसद क्या रहता है? सभी लोग क्यों मिलते हैं? तो सबसे पहला वर्क है कि जो ग्राम पंचायत का एनुअल बजट है, यानी एक साल में उस गांव में कितने खर्च होंगे और किन किन चीज़ों पे खर्च होगा, इसको अप्रूव करने के लिए ग्राम सभा एक साल में 1 या 2 बार मिलता है। दूसरी बात, ग्राम सभा पंचायत के परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए, यानी ग्राम पंचायत ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। जो व्यक्ति जीत के आए हैं ग्राम पंचायत में, वो गांव के लिए अच्छा काम कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, उनका रिव्यू करने के लिए साल में 1 या 2 बार ग्राम सभा मिलता है। ये गांव की बातें हैं, ये बहुत सिंपल सी बातें हैं, आपको समझ में आएगी, क्योंकि भारत का जो मेन फाउंडेशन है वो एक विलेज से ही है। तो हम लोग सारे कुछ लोग बड़े बड़े शहर में भी रहते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग गांव में भी रहते हैं, तो आपको ये बातें समझने में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अब नंबर 2 देखिए, बात करते हैं। मैंने बताया कि बहुत सारा ग्राम पंचायत मिलके क्या बनाता है? पंचायत समिति, या उसी को ब्लॉक कहते हैं या मंडल कहते हैं। ठीक उसके बाद बहुत सारा पंचायत समिति मिलके, ध्यान दीजिएगा, सारा जो पंचायत समिति है या फिर मंडल है, ये मिलके क्या बनाता है? जिला परिषद। ध्यान से समझिएगा, सारा पंचायत समिति मिलके क्या बनाया? जिला परिषद। और जिला परिषद के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्शन से जीत के आते हैं। अब मेन बात है कि जिला परिषद का जो हेड होता है वो कौन होता है? वो जिला परिषद चेयरपर्सन होता है। तो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में अभी आपको इतना ही पढ़ना था। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पहले हम लोग बात करेंगे टाउन्स का, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बिग सिटीज़ का।
देखिए टाउन्स में बेसिकली क्या है, जो छोटे छोटे शहर हैं उनमें म्यूनसिपाल्टीज़ का सेटअप किया गया है। किसका सेटअप किया गया है? म्यूनसिपाल्टीज़ का। उसके बाद ये जो म्यूनसिपाल्टीज़ का जो हेड होता है, ये जो म्यूनसिपाल्टीज़ का हेड होता है उसे हम लोग म्यूनसिपल चेयरपर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूनसिपल चेयरपर्सन। ठीक उसी प्रकार जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का सेटअप किया गया है। किसका? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हेड होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। आपको एक बात का ख्याल रखना है और आपको नोट में ये नोट डाउन करना है। ख्याल नंबर 1, ये मैं ख्याल रखने नहीं कर रहा हूँ, ये आपको एनसीईआरटी कहती है कि जो हमारे देश में है अभी तक एनसीईआरटी के डाटा के अकॉर्डिंग 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। किसमें? पंचायत में और म्यूनसिपाल्टीज़ में। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब लोकल सेल गवर्नमेंट आया तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ के लोकल सेल गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट किया और आज की डाटा के अनुसार, एनसीईआरटी की डाटा के अनुसार 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसी के साथ स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल गवर्नमेंट ख़त्म होता है और ये जो आपका चैप्टर है फेडरलिज्म, ये भी पूरी तरह से समाप्त हुआ। अब आप जाइए अपने मोहल्ले में आसपास मिठाई बंटवाइए, ढोल बजवाइए, क्योंकि आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको ये चैप्टर और मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के पास, उन जूनियर के पास शेयर कीजिए जिससे उन्हें हेल्प हो सके। और मेरे चैनल लर्निंग गुप्ता को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में क्लास 9th और क्लास 10th का सारा पॉलिटिकल साइंस प्लस सोशल साइंस, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस नहीं, पूरी सोशल साइंस पढ़ाने वाला हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।